नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज हम 90 पेपर के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सहित 30 प्रश्न करेंगे। और इससे अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, गणित और रीजनिंग के 20 प्रश्न करेंगे। यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो 30 में से कम 25 का लक्ष्य आपको बनाकर रखना है, और यदि अच्छी नहीं है तो अच्छी करनी है, लक्ष्य 25 का ही रखना है। ठीक है, 25 के जवाब आप नहीं भी दे पाओ तो घबराने की ज़रूरी नहीं है, आप रोज़ाना पढ़ोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर कि टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? तो टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स आपके टिहरी बांध पर स्थित है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। वैसे देखिए तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर है, परंतु आपको ज्यादातर ऑप्शन में भागीरथी ही मिलेगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भागीरथी नदी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं? एक तो अलकनंदा नदी है और दूसरी आपकी ये भागीरथी नदी है। और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम जोशीमठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसके अलावा अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारत स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत वैसे देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अधिक सही होगा। कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। परंतु आपके ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यदि नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो भारत का स्थान कौन सा? आप सभी को पता है कि भारत का स्थान दूसरा स्थान है। ठीक है, और जल्द ही भारत प्रथम स्थान पर आने की आशंका है, क्योंकि अभी परिणाम आने बाकी है। ठीक है, अगली जनगणना भी होनी बाकी है और लगता है कि 2035 तक लगभग हम प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। और हमारा अभी जो ये पिछला लॉकडाउन है उसका परिणाम भी बाकी है हमारी मेहनत के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे पहला स्थान किसका? पहला स्थान चीन का है। और तीसरा किसका है? तीसरा स्थान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा? चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई या थानेश्वर का युद्ध? तो किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को हारना पड़ा, ये पूछा है। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था क्रमशः। कौन कौन से युद्ध थे? एक तो था आपका 1539 में और दूसरा था 40 में। ठीक है, 39 और 40 में कौन कौन से युद्ध थे? एक तो था चौसा का युद्ध और दूसरा था आपका बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। और हुमायूं के प्रमुख युद्ध कौन कौन से है इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और क्या बताई है कि हुमायूं के 24 देवर थे। आप ये मत बोल देना कि आदमी के देवर नहीं होते, वो नहीं होते, ये तो, परंतु ये ट्रिक है, आपको याद रखना। ठीक है, हुमायूं के 24 ही देवर थे। ठीक है, उससे हम याद करेंगे कि चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और देवरा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में 1539 और 1540 में क्रमशः 2 युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इब्राहिम लोदी, कई बार बताया मैंने आपको कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध? यह क्वेश्चन आपको बार बार बताया। जब भी सौरमंडल की बात आई है तो मैंने बताया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह यह है और दूर ग्रह वह है। कौन सा है? तो नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है।
और दूर ग्रह कौन सा, दूर की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, वरुण है, ठीक है। और बृहस्पति के बारे में भी बताया कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि वलय युक्त ग्रह है, और मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि आपकी पृथ्वी कितने डिग्री तक झुकी हुई है, पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, और मंगल ग्रह आपका 25 डिग्री तक झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है। लुम्बिनी किसके नजदीक स्थित है, कपिल वस्तु के नजदीक स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। भूटान की थिम्पू है। और सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। यह बात पढ़कर हम क्या उत्तर देते हैं, इसका वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर कर, परंतु यह नहीं होता। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है वस्तु एवं सेवा कर होता है, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर होता है, परंतु ये क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि इसका भार होता है, जो कराघात और करा भार है वो किस पर थोपे जाते हैं, वो अंतिम उपभोक्ता पर थोपे जाते हैं, सीधा व्यक्ति नहीं चुकाता। जैसे आपका एक होता है आईटी इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स सीधा चुकाना पड़ता है कि जिस इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगी प्रतिवर्ष, उसे डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो किसी दूसरे पर नहीं थोप सकता। परंतु इस पे क्या है, व्यापारी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है इस कर को, ठीक है। तो ये जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में कौन से शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा, टाटा नगर, कानपुर, नागपुर या जमशेदपुर, ठीक है। तो कौन सा नाम पड़ा, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार हल करेंगे, वैसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेनी। परंतु मान लो कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि जब क्वेश्चन कम आए तो हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना, उन्हीं क्वेश्चनों पर रिस्क लेनी है जहां पर हम 2 ऑप्शनों पर आते हैं, ठीक है। और लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जहां पर हम 2 ऑप्शनों पे आएंगे। कौन कौन से, देखिए इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शनों पर कैसे आएंगे। हमें पता है कि कानपुर और नागपुर तो नहीं बना है, ठीक है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कानपुर और नागपुर तो जे.एन. टाटा के नाम पर नहीं हो भी नहीं सकता। ऑप्शन कौन कौन से, टाटा नगर या जमशेदपुर, ठीक है। अब हम जब 2 ऑप्शनों पे आते हैं तो यदि हमारे स्कोर कम रहते हैं तो हम रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है, हमें पढ़कर ही जाना है, ठीक है। और जो राइट होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जमशेदपुर राइट होगा। जे.एन. टाटा के नाम पर कौन सा होगा, जमशेदपुर होगा, टाटा नगर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनुच्छेद 343। और हिंदी भाषा राजभाषा के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में दिया गया, ये 343 अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आपका भाग 17 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 हो चाहे अनुसूची 1 हो या भाग 1 हो, क्या दिया गया है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के नाम दिए गए, ठीक है। अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है, ठीक है। भारतीय भाषाएं कौन सी अनुसूची में, बार बार बताया गया क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और यह भी बताया कि जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हो गई है, ये वर्तमान में 14 से बढ़कर 22 भाषाएं हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय वस्तु में समान संख्या में मत पड़ने पर अध्यक्ष के प्रवक्ता या स्पीकर द्वारा दिए गए मत को कहा जाता है, ठीक है। जब अध्यक्ष वोट कब देता है, जब समान मत पड़ते हैं, दोनों पक्षों में बराबर बराबर वोट पड़ते हैं, तो उस स्थिति में निर्णायक फैसला होता है अध्यक्ष का, जो स्पीकर होता है वो वोट किसे देता है, ठीक है। तो उस वोट को क्या कहते हैं हम, ठीक है, उसे कहेंगे हम कास्टिंग वोट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट या हिमाचल रेजिमेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए सेना भर्ती से रिलेटेड, परंतु वैसे देखें तो इस क्वेश्चन में भी हम 2 ऑप्शनों पे आते हैं। किस प्रकार, आपको पता है कि जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट तो कन्फर्म है, जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं उसे पता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता उसे भी पता है कि जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट तो है। अब ऑप्शन 2 ऑप्शनों पे आ गए फिर से हम, तो यहाँ पे क्या है, पंजाब रेजिमेंट भी है परंतु हिमाचल रेजिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1.25 न्यू एक लड़ावा तब जाके गोविंद सिंह नाम कढ़ावा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी? उमा भारती, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण या स्मृति ईरानी? तो कौन थी? सुषमा स्वराज थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण? तो दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको अच्छा लगे होंगे और इनसे संबंधित जो फैक्ट बताए गए वो भी अच्छे लगे होंगे। तो चलते हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हॉर्स पावर क्या है? घोड़े की शक्ति, बल का मात्रक, शक्ति का मात्रक या इनमें से कोई नहीं। हॉर्स यानी घोड़ा, पावर यानी शक्ति, घोड़े की शक्ति, जो कि ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो क्या होता है हॉर्स पावर? हॉर्स पावर में क्या होता है? 746 वोट मिलाकर एक हॉर्स पावर बनता है। ठीक है, और ये वोट क्या होता है? वाट होती है शक्ति की इकाई, तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा हॉर्स पावर भी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, हेनरी, फेराडे या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होगा आपका क्या होगा? हेनरी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी? तो बल, आघूर्ण और संवेग क्या सदिश राशियां? तो ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है? आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कार व एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, दोनों बराबर बराबर चलते हैं। ठीक है, कार वाला भी धीरे धीरे चलता है ट्रक की तरह। ठीक है, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या धारण करेगी कार? कम यांत्रिक कार्य शक्ति, अधिक गतिज कार्य शक्ति, अधिक स्थितिज कार्य शक्ति या कम गतिज कार्य शक्ति? तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कार है ना, वो कम गतिज कार्य शक्ति धारण करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ट्रक की तुलना में कम गतिज कार्य शक्ति धारण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नदी में लकड़ी जिस ऊर्जा के कारण बहती है वह है कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा? ठीक है, तो सौर ऊर्जा के कारण तो नहीं बह सकती। कौन सी ऊर्जा के कारण बहेगी? यांत्रिक ऊर्जा के कारण बहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है बल, गति, शक्ति, ऊर्जा? देखिए हम भारतीय, हमें हिंदी नहीं आती है। ठीक है, हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब भी हम थकान महसूस करते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। ठीक है, ऊर्जा कम नहीं होती है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है कोयला, जीवाश्म तेल, सूर्य या वायु? तो अंतिम मुख्य स्रोत क्या होगा? अंतिम मुख्य स्रोत आपका सूर्य होगा। ठीक है, इसीलिए हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, सूर्य को मानना चाहिए हमें। ठीक है, सूर्य हमारा अंतिम मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। ठीक है, वही रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी, दोगुनी, 8 गुनी, समान? तो वेग को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा कौन सी होती है? उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पढ़ा हमने अभी वो गद्दे वाला। तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा बहुत चेंज किया गया प्रश्न में, परंतु उत्तर वही होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, वेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है। ठीक है, सॉरी, दोगुनी की 4 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वर कल्चर, पिस्सीकल्चर, सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिस्सीकल्चर किसे कहते हैं? पिस्सीकल्चर कहते हैं आपके जो मछली पालन करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं उसे, और एपीकल्चर जो आप मधुमक्खी पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी होती है चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो चाबी वाली गाड़ी में भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट और आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, किसी बहते हुए द्रव्य की ऊर्जा होती है केवल दाब ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, या उपरोक्त सभी? तो बहते हुए द्रव्य में दाब ऊर्जा भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के साइंस और जीके के पूरे 30 क्वेश्चन। और अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप 30 में से कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।